और खबर यह है कि जम्मू कश्मीर तंजीम नौ एक्ट में तरमीम वज़ारत दाखिला की जानिब से की गई है और इसके तहत जो खबर है वो ये है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को मजीद इख्तियारात दिए गए हैं और तरमीम शुदा कानून को सेक्शन 55 के तहत नोटिफाई किया गया है। जम्मू कश्मीर तंजीम नौ एक्ट के सेक्शन 55 के तहत कानून को नोटिफाई किया गया है। इस वक्त एक अहम खबर आपको दे रहे हैं। खबर यह है कि जम्मू कश्मीर तंजीम नौ एक्ट में तरमीम को मजीद इख्तियारात दिए गए। तरमीम शुदा कानून को सेक्शन 55 के तहत नोटिफाई किया गया। जम्मू कश्मीर तंजीम नौ एक्ट के सेक्शन 55 के तहत कानून को नोटिफाई किया गया है। पुलिस और ऑल इंडिया खिदमात के लिए ट्रांसफर और पोस्टिंग के फैसले का इख्तियार लेफ्टिनेंट गवर्नर को अब मिल जाएगा। तो इस वक्त की खबर आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर तंजीम नौ एक्ट में तरमीम वज़ारत दाखिला की जानिब से की गई तरमीम। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वज़ारत दाखिला की जानिब से यह तरमीम की गई है, संशोधन किया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर को मजीद इख्तियारात दिए गए हैं। इस संशोधन के जरिए लेफ्टिनेंट गवर्नर को यानी जो एलजी है उन्हें और ज्यादा इख्तियारात दिए गए हैं और इन इख्तियारात में बहुत सारी दीगर चीजें शामिल होंगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर को मजीद इख्तियारात दिए गए हैं और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है अरुणिमा, हमारी सीनियर रिपोर्टर हैं और पॉलिटिकल मामले पर ज्यादा पकड़ भी रखती हैं। अरुणिमा, ये जो तब्दीली है, ये जो संशोधन है, इसे कैसे देखा जाए और इस संशोधन से और क्या क्या जो इनका इख्तियार है जो बढ़ जाएगा, क्या पावर इन्हें और ज्यादा मिल जाएंगे एलजी को, उपराज्यपाल को? देखिए, अभी तो ज्यादा कुछ नहीं बदल रहा है क्योंकि आज की मतलब स्थिति ये है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ही जम्मू एंड कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है। सारे डिसीजंस एलजी के द्वारा ही लिए जाते हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, प्रिजन हो, ट्रांसफर पोस्टिंग हो, सारे डिसीजंस एलजी ही ले रहे हैं। लेकिन ये हालात तब बदल सकते हैं अगर जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव हुए और एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर असेंबली में रिप्रेजेंट करना शुरू करे जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को। अब ये अमेंडमेंट जो है वो मैटर करेगा क्योंकि देश भर में और अगस्त 5, 2019 से पहले जो जम्मू एंड कश्मीर के भी हालात थे उसमें चीफ मिनिस्टर ही ये सारे मामलों पर फाइनल अथॉरिटी होते थे। अब ये पावर्स एलजी के पास है। तो अगर आप उमर अब्दुल्ला का ट्वीट देखें, वो ये कह रहे हैं कि इससे ये बहुत क्लियर है कि दिल्ली जो है एक रबर स्टैम्प चीफ मिनिस्टर चाह रही है जिसके पास कोई पावर नहीं होगा, सारे पावर्स एलजी के पास होंगे, यानी सारी डिसीजंस जो है वो दिल्ली से ही की जाएगी और जो चीफ मिनिस्टर का रोल है जम्मू एंड कश्मीर में वो काफी हद तक वैसा ही हो जाएगा जैसे दिल्ली में है। और दिल्ली में आप देखें, अरविंद केजरीवाल अक्सर लेफ्टिनेंट गवर्नर से उलझते रहते हैं इन्हीं मुद्दों पर कि उनके पास पूरे पावर्स नहीं है। तो उमर अब्दुल्ला का यही इंटरप्रिटेशन है कि फिर एक बार ऐसे हालात बनाने की तैयारी है जम्मू एंड कश्मीर में जिसमें मुख्यमंत्री के पास पावर्स नहीं होंगे। जी अरुणिमा, एक और सवाल है। जब मुझे याद आ रहा है कि जब दिल्ली को लेकर यह फैसला हुआ था तब आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया था कि इसके खिलाफ आवाज उठाने में तमाम राज्य हमारा साथ दें, जो कि आने वाले दिनों में धीरे धीरे उन पर भी इस तरह की बातें सामने आ सकती हैं। तो क्या ये माना जाए कि अरविंद केजरीवाल ने उस वक्त जो कहा था वो बातें कुछ हद तक इससे दुरुस्त है, या फिर ये इसको समझा जाए कि कहीं ना कहीं स्पेशली जो यूटीज है जहां भी उपराज्यपाल है वहां की ये जरूरत है, चाहे सुरक्षा की दृष्टि से इसे हम देखें या कुछ और पहलू से हम देखें? दो पार्ट है आपके सवाल के, मैं दोनों के अलग अलग जवाब देती हूँ। जहां तक अरविंद केजरीवाल का ये कहना था कि जो हमारे साथ हो रहा है वो कल बाकी सबके साथ होगा, तो सारे ऑपोजिशन स्टेट्स हमारे साथ आए, वो पॉलिटिकल क्वेश्चन था। बट लीगली स्पीकिंग दिल्ली एक अलग लीगल पैरामीटर में फिट आता है। दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ पर मुख्यमंत्री का रोल जरूर है, लेकिन यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये देश की राजधानी है, सेंटर पूरी तरीके से अपना हाथ पीछे नहीं खींच सकती। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी एक्ट दिल्ली को गवर्न करती है, इसलिए यहाँ लीगली स्पीकिंग हालात अलग हैं। लेकिन जो जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा है आज की स्थिति में कोई दिक्कत नहीं है। आज की स्थिति यह है कि जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है और इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ही सारे पावर हैं। कल अगर ये फुल स्टेट बन जाता है, और गृहमंत्री अमित शाह ने पार्लियामेंट में, लोकसभा में और राज्यसभा में बार बार ये कहा है कि सरकार कमिटेड है फुल स्टेटहुड की तरफ। तो जहां फुल स्टेटहुड की बात करते हैं, फुल स्टेटहुड का मतलब होता है कि लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट होता है, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर के हाथ में होता है लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड इश्यूज। तो वहां वो प्रॉब्लम होगी कि प्रिजन एंड लॉ एंड ऑर्डर और अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स ये कैसे आप चीफ मिनिस्टर के हाथ से निकाल के एलजी के हाथ में दे सकते हैं। दूसरा सवाल ये भी होगा कि अगर ये फुल स्टेट बन जाता है
तो वहाँ एलजी रहेगा ही क्यों? वहाँ तो गवर्नर को होना चाहिए। जब 2019 से पहले वहाँ जम्मू एंड कश्मीर के पास फुल स्टेटहुड था तो एक फुल गवर्नर था, सत्यपाल मलिक थे। एलजी वहाँ होगा ही क्यों अगर ये फुल स्टेट है? तो अब सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि क्या सेंटर एक ऐसे ही दिल्ली जैसे पैराडाइम की तैयारी कर रही है, जैसे दिल्ली है, जैसे पुडुचेरी है, क्या वैसे ही पैराडाइम की तैयारी कर रही है जम्मू एंड कश्मीर में, जहाँ फुल स्टेटहुड ना हो बट एलजी रहे और पावर्स एलजी के पास रहे, लेकिन साथ ही एक चीफ मिनिस्टर भी हो। अरुणिमा, बहुत अहम नुकात पे आपने रोशनी डाली है। बहुत शुक्रिया आपका अरुणिमा। एडिटर उमूर दाखिला, एडिटर होम अफेयर्स हमारे साथ मौजूद थी और उन्होंने ये बताया है कि किस तरह से ये आगे अफेक्ट तब ज्यादा करेगा जब वहां पर आने वाले दिनों में चुनाव होते हैं और चुनाव के बाद एक मुख्यमंत्री जो है वहां चुना जाता है। लेकिन क्या इख्तियारात में जो अब टकराव आएगा, क्या ये आने वाले दिनों के लिए होगा? ये उनका कहने का मतलब था कि दिल्ली जैसे ही या जैसे पुडुचेरी उस जैसे ही क्या ऐसी कुछ तैयारी चल रही है, या फिर ये कि जो उमर अब्दुल्ला सवाल उठा रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप में अहम है। बहरहाल लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जानिब से ये कदम उठाया गया है और ये कदम ये है कि जम्मू कश्मीर तंजीम-ए-नौ एक्ट में ये संशोधन किया गया है और इस संशोधन की वजह कर जो ये होगा कि इसमें जो उपराज्यपाल होंगे, जो एलजी होंगे, उन्हें इख्तियारात मजीद उनके बढ़ जाएंगे। तरमीमशुदा कानून को सेक्शन 55 के तहत नोटिफाई किया गया है। जम्मू कश्मीर तंजीम-ए-नौ एक्ट के सेक्शन 55 के तहत कानून को नोटिफाई किया गया है। पुलिस और ऑल इंडिया खिदमत के लिए ट्रांसफर और पोस्टिंग के फैसले का इख्तियारात लेफ्टिनेंट गवर्नर को होगा। तो ये उस समय के लिए ज्यादा जो है शायद इस पर सवाल उठेंगे जब वहां पर वजीर आला चुना जाएगा, जब वहां पर चुनाव हो जाएंगे। और अपनी पार्टी ने अल्ताफ बुखारी के सरबराही में मजार पर हाजिरी देने की कोशिश की, जिसकी इजाजत इंतजामिया ने नहीं दी। अल्ताफ बुखारी की रिहाइशगाह के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 2019 से यौम शोहदा पर जुलूस निकालने पर पाबंदी है। डोगरा फौजियों ने सेंट्रल जेल के बाहर फायरिंग की थी। फायरिंग में 22 अफराद शहीद हुए थे और इसी मुनासबत से यहाँ पर ये एक कोशिश थी अपनी पार्टी की तरफ से। अपनी पार्टी ने अल्ताफ बुखारी ने, अपनी पार्टी के चीफ अल्ताफ बुखारी ने सरबराही, उनकी सरबराही में बाजार पर हाजिर देने की कोशिश थी, जिसकी इजाज़त इंतजामिया ने नहीं दी। अल्ताफ बुखारी की रिहाइशगाह के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 2019 से यौम शोहदा पर जुलूस निकालने पर पाबंदी लगी हुई है। 2019 से यौम शोहदा पर जुलूस निकालने पर पाबंदी है। डोगरा फौजियों ने सेंट्रल जेल के बाहर, उस समय की बात है, फायरिंग की थी। फायरिंग में 22 अफराद शहीद हो गए थे। एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जमहूरी हकूक बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। जमहूरी हकूक बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। जम्मू कश्मीर, हमारा पूरा मुल्क हिंदुस्तान मरहूनी मिन्नत है, क्योंकि जमहूरियत के लिए एक ही वक्त 22 लोगों ने अपनी जानें कुर्बान दी। उस वक्त हम तसल्लुत के तहत बंद थे। पूरे हिंदुस्तान की आजादी भी वजूद में नहीं आई थी, लेकिन जद्दोजहद की शुरुआत, जमहूरियत को लाने की शुरुआत, मुल्क की आजादी की शुरुआत हमारे कश्मीर से हुई और 22 जवानों ने अपनी जिंदगी कुर्बान करके आज जो सहूलियत मैसर हमें है, जमहूरी इक़्तिदार की, अवामी सरकारों की और आजादी की, ये उन्हीं की कुर्बानियों का नतीजा है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमें आगे जाने नहीं दिया। हमने जो फूल उनको गुलबारियां करने के लिए, अपने अकीदत का इजहार करने के लिए, वो सारा यही कुछ रहा। हम एडमिनिस्ट्रेशन से मोदीबाना अपील करते हैं, एलजी साहब से मोदीबाना अपील करते हैं कि ये हमारी एक जज्बाती वाबस्तगी उन लोगों के साथ है जिन्होंने देश की बका के लिए, जमहूरियत को कायम कराने के लिए ये कुर्बानियां दी हैं। मेहरबानी करके एलजी साहब, एडमिनिस्ट्रेशन के जो जिम्मेदारी ने, उनसे हमारी गुजारिश है, एक यौम 13 जुलाई को जो छुट्टी दी जा रही थी 70 बरसों से लगभग, उसको आपने कैंसिल किया है, उसको बहाल कर दीजिएगा और ये मजहबी एक फरीजा जो होता है हमें उसको अंजाम देने की इजाजत दिया कर लीजिएगा। और ये जो आप ज्यादतियां कर रहे हैं, ये किसी भी तरीके में हमारे आईन और हमारे कानून के मुताबिक नहीं है। ये ज्यादतियां मेहरबानी करके बंद कर लीजिए। हम पुरअमन लोग हैं, हम सियासी जमात से वाबस्ता लोग हैं। जो हाल ही में आपने देखा जम्मू कश्मीर के अवाम ने कितनी तादाद में अपने वोट का इस्तेमाल किया मुल्क के आइन की पासदारी करते हुए। हम उन्हीं जमातों के लोग हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़े हैं और आज आप हमें जाती
जिम्मेदारियां और मजहबी फरीजों से भी रोकते हैं, ये किसी भी सूरत में अच्छा नहीं है। हम आपके माध्यम से यही अपील करेंगे, मेहरबानी करके ऐसे इकदामात से बाज आइएगा और यौम जो 13 जुलाई की छुट्टी है उसको बहाल कर दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा है कि मज़ार शुहदा पर जाने से रोकने के लिए मेरे घर के दरवाजे मुकफ्फल कर दिए गए हैं। मुकफ्फल कर दिया जाना मतलब कुफ्र लगा दिया जाना, मतलब लॉक कर देना, ताला लगा देना। ये पीडीपी सरबराह की तरफ से उनकी ट्वीट में ये बातें सामने की गई हैं। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि मज़ार शुहदा पर जाने से रोकने के लिए मेरे घर के दरवाजे मुकफ्फल कर दिए गए हैं। मज़ार शुहदा जब्र और नाइंसाफी के खिलाफ कश्मीर की मज़ाहमत की अलामत है। हमारे शहीदों की कुर्बानियां इस बात के शाहिद हैं कि कश्मीरियों के जज्बे को रौंदा नहीं जा सकता। शहीदों की याद को मनाना भी अब जुर्म ठहरा है। 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर को बेइख्तियार कर दिया गया, सारी ताकत छीन ली गई। वो हमारी मुश्तरका यादों को मिटाने का इरादा रखते हैं, लेकिन इस तरह के हमले जद्दोजहद जारी रखने के हमारे अज़्म को मजीद तक़वियत देंगे। ये वो अल्फाज हैं, ये वो बातें हैं जो पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट में दर्ज किया है, लिखा है। और इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज भालीसा से बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर की भालीसा से बड़ी खबर, मेटाडोर हादसे का शिकार हो गया है। मेटाडोर हादसे का शिकार हो गया, एक खातून हलाक हो गई है, एक खातून की जान चली गई है, मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। राहत और बचाव का काम जारी है, हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के भलीसा से बड़ी खबर, भलीसा से खबर यह है कि एक मेटाडोर या यूं कह लें कि एक मिनी बस हादसे का शिकार हो गया। एक खातून इस हादसे में जाँ बहक हो गई, यानी उनकी जान चली गई है, उनकी मौत हो गई है। मुतअद्दिद जो सवार इसमें थे वो जख्मी हैं। राहत और बचाव का काम भी जारी है, हलाकतों में इजाफे का खदशा है, यानी कि ऐसे हालात हैं कि ऐसा हो सकता है कि हलाकतें और ज्यादा हो जाएं, क्योंकि जख्मियों में से कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद नजर फिर से हिमाचल प्रदेश के नतीजों पर। रुझान और नतीजे, रुझान क्या नतीजे में बदल जाएंगे या रुझान